सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है कृतिका। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा कार्यक्रम को। और इनकी कुंडली को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं आप लोगों को मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी चीजें कही हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही बातें कही हैं। जो विधान उन्होंने बनाए हैं वो उसमें सबसे ज्यादा क्रमबद्ध तरीके से जो नियम बनाए हैं, जो पद्धति बनाई है, वो ब्राह्मणों के लिए कठोर और कठिन बनाए हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, अगर किसी एक काम के लिए कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति अगर अशुद्ध होता है तो वो कमर से नीचे या अपने कंधे से नीचे स्नान कर ले तो शुद्ध हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। कोई भी आप अशुद्धि का काम कर लेते हैं, जैसे कोई भी आप अशुद्ध जैसे भी होता है हमारा शरीर, उस अशुद्धि के बाद अगर कोई शूद्र व्यक्ति है, शूद्र वर्ण में जन्मा है, तो वो अगर सिर्फ कंधे से नीचे स्नान कर ले, कमर से नीचे स्नान कर ले, कंधे से नीचे स्नान कर ले तो शुद्ध हो जाता है। जबकि ब्राह्मणों को माथे का बाल अवश्य ही भिगाना पड़ता है। जब तक ब्राह्मण अपने सर के बाल और सर से स्नान नहीं करे तब तक वो किसी भी स्थिति में शुद्ध नहीं होता। यह पद्धति है जीने की। ये नियम बनाए गए हैं ब्राह्मणों के लिए। अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और ब्राह्मण अगर अशुद्ध हो जाए तो विचार करके देखिए कि उसको पूरे शरीर के साथ माथे का बाल भी भिगाना होगा। लेकिन शूद्र के साथ ऐसी कोई भी बात लागू नहीं होती है। समाज का कोई भी वर्ग अगर कोई भी निंदित कृत्य करता है तो उसका दोष ब्राह्मणों को लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसको उचित शिक्षा नहीं दी है। ऐसा अब बात यहां पे ब्राह्मणों पे ही सबसे ज्यादा आती है। इसी वजह से इसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ माना जाता है कि उसके पास वो चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, धर्मकोश। ब्राह्मणों के पास धर्म का कोश है। कोश मतलब खजाना। इसीलिए बाकी और भी अन्य चीजें आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं, पर वस्तुतः मनुस्मृति में इतनी ही बात लिखी गई है। वहां पे किसी को भी उच्चतम और किसी को भी निम्नतर या निम्नतम नहीं दिखाया गया है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और सबके अपने अपने कर्तव्य बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति जितने ही अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो उतना ही पाप और पुण्य के खेल से वंचित होता है और वो जीवन मुक्त होता है। क्लियर है? आइए अब कुंडली पे लेके आता हूं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले किसी भी कुंडली को देखने से पहले आपको उसकी पंचांग के बारे में अवश्य ही अध्ययन कर लेने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को पंचांग से कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना बल है। जैसे पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि कौन सी है, उस तिथि का प्रभाव व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है। वार कौन सा है, जिस वार का प्रभाव व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है। योग कौन से बने हैं, नक्षत्र कौन सा बीत रहा था, और करण कौन सा है। इनकी कुंडली में इनका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है, इस वजह से गर्मी थोड़ी रहेगी। उत्तरायण में जन्म है, इस वजह से आत्मविश्वास और बड़ा लक्ष्य, सरकार को डील करना, सरकार से संबंध बनाना और सरकार के साथ मिलकर के काम करना, ऐसे योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से किसी भी कृत्य को करने से पहले अगर हो सके तो अपने जन्म स्थान से थोड़े दूर जाकर के कोशिश करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलने के आसार बढ़ेंगे। रविवार को जन्मे हैं, मैंने अक्सर कई बार ये बात कही है। पिताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, पीत वर्ण की गोराई होती है। पिता के जैसा विचार करने वाला होता है, वो समाज का प्रतिपालक होता है, पोषण करता होता है और बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखने वाला भी होता है। शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति के पास सौम्यता है, प्रादुर्भाव करने की शक्ति है, वो नया जनरेट कर सकता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति के चंद्रमा पापक होंगे, जिस कारण से कई बार अब यहाँ पे नौकरी मिलने में दिक्कत होगी और नौकरी के लिए मेहनत भी बढ़ानी होगी। वस्तुतः उत्तरायण का जन्म, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ माह, ये सारे आपके पक्ष में काम करेंगे। शुक्ल पक्ष तक आपके पक्ष में काम करेगा, पर यहाँ पे संतान उत्पत्ति में और एक रेगुलर इनकम आने में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस वजह से आपको मेहनत बढ़ानी चाहिए। शूल योग में जन्मे हैं, आप जातिका हैं, कृतिका नाम है, कोशिश करिए किसी पे बहुत जल्दी और आसानी से भरोसा ना करिए। मित्र आपके बहुत अच्छे हैं,
आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके पास बल है, साहस है, पराक्रम है और डील करने की शक्ति है। वस्तुतः आप कभी भी किसी से हारेंगे नहीं, कभी किसी से थकेंगे नहीं और आपके दुश्मन आपको कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। पिता का सुख, पिता का पवित्र प्रभाव यहाँ पे ठीक है। मंगल का प्रभाव नीच का है पर गुरु वहां पे उच्च के बैठे हैं। पिता का प्रभाव, सरकार का प्रभाव, सामाजिक प्रबंधन और अपनी अपनी गंभीरता, अपना प्रभाव, ये सारी कुंडलियां बहुत अच्छी इस मामले में ये कुंडली बन रही हैं। शूल योग में जन्मे हैं, इस वजह से जीवन में कई बार ऐसे कोई घटनाक्रम हो जाए जिसका दुख व्यक्ति को हमेशा होता है और वो उस बात को सोच करके थोड़ी बहुत चिंता में जाता है। शूद्र वर्ण और देवगण के होंगे, इस वजह से कई बार व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी होती है। और वैसे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। आपको कम से कम बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ एकाग्र मन से करने की आवश्यकता है और ये आपको फायदा पहुंचाएगा। इसके अतिरिक्त मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा, मंगल उच्च के और गुरु उच्च के, दो ग्रह उच्च के हैं। शुक्र और बुध का सप्तम भाव में बैठना, केंद्र में एक पापक ग्रह और क्रमशः 3 शुभ ग्रह का बैठना कुंडली को मजबूती देगी। यहां पे वैमनस्व का भाव नहीं रहेगा, व्यक्ति सोबर नेचर का है, शुद्ध है, अंतःकरण पवित्र है और श्रेष्ठ जनों से संपर्क में रखने वाला है अपने आप को, समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में विचार करने वाला है, सामाजिक है और बड़े पद पे पहुंचना भी चाहता है। निसंदेह इसमें अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के हैं तो आपको मेहनत करने के बाद आपका परिणाम आपको अवश्य मिल जाएगा। अब आपको कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, मतलब शुक्र देख रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं तो लग्न और भाग्य भाव के अधिपति का एक साथ बैठ करके लग्न को देखना, लग्न को मजबूती और आयु, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, रिसर्च, अनुभव और इसके अतिरिक्त आप जो भी अच्छा जोड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपीरियंस हो जाए, जिसको मैंने अनुभव हिंदी में कहा, आप उसको और भी बढ़िया चीज जो भी जोड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य हो जाए, आयु हो जाए, कुछ भी अच्छा जो होता है किसी भी व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता होती है, धन, वैभव, स्वास्थ्य, उत्तम विचार, नैसर्गिक रूप से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है और कोमल स्वभावों वाला होता है, तो ये चीज़ें आपकी कुंडली में स्वतः ही जुड़ेंगी। क्योंकि केंद्र में गुरु उच्च के हैं तो आपका सामाजिक संबंध उत्कृष्ट होता है, अच्छे लोगों से आपका प्रभाव बढ़िया बनेगा, गुरुजनों का लाभ मिलता है, अच्छे लोगों का प्रभाव हमेशा ही जीवन पे रहता है, धार्मिकता रहेगी, साहस रहेगा, मंगल उच्च के हैं, द्वितीय भाव में केतु हैं, धन थोड़े कठोर प्रबंधन के साथ आता है, मतलब मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, पर वैसे यहाँ पे दाम्पत्य कमजोर ना हो इस वजह से कुंडली मिला करके करने की आवश्यकता होगी। विवाह बिना कुंडली मिलाए विवाह करेंगे तो दिक्कत होगी। पंचम भाव का अधिपति नवम भाव में बैठा है और पिता भाव के ठीक पीछे विष दोष लगा है, इस वजह से पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य, इन दोनों ही चीजों पे आपको हमेशा ही ध्यान रखने की बात होगी। दशमांश कुंडली में शुक्र का दशम स्थान में बैठना, बुध का वृश्चिक राशि में बैठना, गुरु का केंद्र को देखना, सूर्य चंद्रमा मंगल का दशम स्थान को देखना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र को मजबूत और करियर को आईपीएस योग में ले जाकर के घटित कर रही है। जैसे गुरु उच्च के हैं, धन भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, धन भाव पे भी इनकी दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति गंभीरता से धन कमाता है और श्रेष्ठ कृत्यों के द्वारा धन कमाता है। वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री न बने पर निश्चित रूप से मंत्री अवश्य बन सकता है। उसको एक ऐसे भी कह सकता हूं कि आईएएस योग भी यहां पे घटित होगा कुछ हद तक, क्योंकि गुरु यहां पे देख रहे हैं और इस भाव से या इस भाव के अधिपति गुरु को मंगल ने देखा है, जो इस कुंडली के लिए 7वें भाव के अधिपति हैं। द्वितीय भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना माता से और माता के प्रभावों को बहुत ही विकसित रखता है और व्यक्ति के घर में और कई बार घर से दूर जाने पे सफलता दे देता है। चतुर्थ भाव में उच्च के मंगल का बैठना, इस भाव के अधिपति का त्रिकोण में जाना, चंद्रमा के साथ बैठना, मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति का संबंध दशम भाव के अधिपति से नवम भाव में होने का प्रभाव व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ, साम्भ्रांत तो नहीं कहूंगा, वस्तुतः साम्भ्रांत कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये एक मैं कभी इसके बारे में बताऊंगा, पर ऐसे बता दूं तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये किसी को कमजोर दिखाने के लिए ही बताया गया है, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पर वस्तुतः बाद में चल करके ये इसे बहुत अच्छा बताया जाने लगा।
पर वैसा नहीं है। तो यहां पे ये स्ट्रेस हो सकता है, कलुषित विचारधाराओं से युक्त नहीं होगा। धर्म क्षेत्र में हो सकता है कि कभी कभी व्यक्ति थोड़ा कम विश्वास रखे, बड़ों का आदर कम ना करे। गुरु उच्च के हैं, इस वजह से आपको भोजन और अपनी पवित्रता, विचारों की अनुकूलता और विचारों पे सामंजस्य कैसे बनाया जाए, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट होना है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है। द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बैठे हैं। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो खुद का काम जैसे पढ़ाने का बहुत अच्छा आपकी कुंडली में होगा। रिसर्च और पिता का सुख थोड़ा कमजोर हो सकता है, सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। भाग्य भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। वैसे आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माता का सुख आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छा है और चल अचल संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है, कुटुंबजनों का सुख बहुत अच्छा है, पति का सुख बहुत अच्छा है, पर कभी कभी उसमें मिसकम्युनिकेशन की बात भी दिखी जा सकती है। यहाँ पे बुध चंद्रमा बैठे हैं, ठीक होगा। यहाँ पे शुक्र शनि बैठे हैं, ठीक होगा। यहाँ पे पति को मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी कठोरता से भरे संबंधों का भी दर्शन होता है, जहां कभी कभी आप लोग पति और पत्नी एक दूसरे से मतभेद में जा सकते हैं। विवाह कभी भी करना होगा तो मेष राशि और मिथुन राशि और इसके अतिरिक्त मकर राशि के जातक या लग्न के जातक अच्छे होंगे। दिशाओं के आधार पर दक्षिण और पूर्व विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 5 बहुत अच्छा है। दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा है। दिशा दक्षिण बहुत अच्छी है। इस क्षेत्र में कोई भी काम, चाहे ज्वाइनिंग हो, चाहे परीक्षा देना हो, चाहे फॉर्म भरना हो, या इस दिशा में यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैंने कहा अंक 5 भी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में जो जैसे पंचम भाव के अधिपति का नवम में बैठना बहुत अच्छा है, चतुर्थ के अधिपति का नवम में बैठना बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि का संबंध जन्म कुंडली में वृश्चिक का हो रहा है, ठीक नहीं होता। इस वजह से कई बार वात जनित बीमारी भी बनती है, हृदय क्षेत्र परेशान होता है और कई बार गड़बड़ी होती है, महिलाओं की जो गड़बड़ी मानी जाती है ऐसा। यहाँ पे गुरु का बैठना ठीक होगा। लग्नेश हैं, लग्न को देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा चतुर्थ भाव में। कभी भी अपने कर्म क्षेत्र में व्यक्ति निश्चित रूप से प्रसिद्ध होता है, ये बात दशमांश कुंडली में बनी है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। हाँ, इस कुंडली में अगर जो कभी असफल होगा व्यक्ति, अभी वैसे आपकी कुंडली में गुरु की दशा आने वाली है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से सफलता के योग बनाएंगे। गोचर में भी ये वर्ष जो है वह आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं, मंगल उच्च के बैठे हैं, तो रुचक और हंस योग दोनों बने हैं। पर अगर जो सूर्य राहु के साथ नहीं होते, अष्टम भाव में केंद्र में होते, या कम से कम अगर जन्म कुंडली में यहां बैठ जाते या यहीं बैठ जाते या यहीं बैठ जाते या यहीं बैठ जाते, यहीं कहीं बैठ जाते शुक्र के साथ केंद्र में बैठ करके, तो अच्छा होता। लेकिन वो नहीं है, राहु के संग हैं, तो अतड़ियों की समस्या होती है, नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है, हृदय क्षेत्र पिता का परेशान होता है और कई बार पिता के साथ कम्युनिकेशन गैप भी होता है। वैसे पिता आपकी कुंडली में संपूर्ण सुखदायक हैं, उनसे दिक्कत मत मोलिएगा। यहाँ पे गुरु का अपनी राशि में बैठना, उच्च का होना, यहाँ मूल त्रिकोण राशि में बैठना और यहाँ पे वापस किसी बहुत अच्छे भाव में नहीं बैठना और लग्नेश होकर के लग्न को देखना, इस वजह से करियर को गति मिलती रहेगी। गुरु की दशा में करियर आगे बढ़ेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं तो गुरु वस्तुतः आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते, क्योंकि तीसरे और छठवें भाव के अधिपति हैं, उच्च के बैठे हैं। इनकी दशा में आपको कम से कम करियर जो अभी पकड़ रहे हैं उसका ग्रोथ मिलेगा और आप उसको एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अतिरिक्त इस गुरु की दशा में आपके अंदर व्यावहारिकता बढ़ेगी, इसके अंदर एकाकीपन भी बढ़ेगा, व्यवहारिक भी होंगे चीजों को लेकर के, जैसे किस चीज की आवश्यकता है, जो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है आप उसको नहीं खरीदना चाहेंगे। गुरु की दशा में लोगों को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी प्रत्युत्तर नहीं देंगे। ये सब आपके पास स्वतः ही घटित होने लगेगा और चरित्र कमजोर नहीं होगा और भी मजबूती मिलेगी। आप और भी ज्यादा सामाजिक स्तर पे मजबूती से प्राप्त करेंगे। धन बहुत अच्छा है, उसको लेकर के कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चल अचल संपत्ति और भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि D4 चार्ट जो आपकी कुंडली में बना है वो बहुत बेहतर बन रहा है और मैं समझ रहा हूं कि वहां पे मंगल और शनि का प्रभाव ठीक है। वैसे शनि चंद्रमा का विष दोष जो है वो आपके कई बार जन्म कुंडली में दशम स्थान के प्रभावों को कमजोर भी करेगा, लेकिन उसका एक फायदा अलग से ये होगा क्योंकि इस भाव को बल गुरु के कारण मिल रहा है और मंगल उच्च के होकर के बैठे हैं।
केंद्र के अधिपति का त्रिकोण में जाना बहुत अच्छा होता है। इस वजह से ये दोनों ही जगह से केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा जो राजयोगों की भांति परिणाम करेगा। इस कुंडली में कमजोरी दो है, राहु का सूर्य के साथ जाना और चंद्रमा का विषदोष के साथ शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि का होना। ये चार चीजें जो दो दो मैंने बताई हैं, अष्टम भाव में सूर्य के साथ राहु और शनि के साथ चंद्रमा का नवम भाव में बैठना। लेकिन व्यक्ति कभी भी चरित्रहीन नहीं है, चांचलिक नेत्रों वाला नहीं है। शुक्र और बुध के सप्तम भाव में बैठने से दाम्पत्य अच्छा रहेगा, ये बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यहां भी गुरु का प्रभाव यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। इस कुंडली में जो ग्रह जैसे बैठे हैं उसके आधार पर राहु, केतु, बुध और शुक्र जो इनकी दशाएं रहने वाली हैं वो आपकी कुंडली में मेहनत करवाने वाली हैं और दरअसल ये आपको परिणाम भी देने वाली हैं। पर वस्तुतः राहु, केतु, बुध और शुक्र की दशाओं में जो भी आपको मिलेगा वो थोड़ा आपको कम लगेगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ही क्लियर नहीं मिलेगा। थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा अभी मिलेगा और उसके बाद गुरु की दशा में मिलेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। जैसे राहु, केतु, बुध और शुक्र की दशा में जो आप काम करेंगे, हो सकता है कि उस दौरान आपके जो किए गए कृत्य हैं वो संपूर्ण परिणाम आपको ना दे, पर हां इतनी तन्मयता से मैं ये बात कह रहा हूं कि उसमें आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी, धन आता रहेगा, पर व्यय के योग ज्यादा बनेंगे, बजट बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी के योग भी हैं और कोशिश करिए तो आप अपनी कुंडली में उच्च के गुरु यहां बैठे हैं, गुरु यहां भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, यहां भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। नौकरी प्राइवेट ना करके खुद का काम करिएगा, आपकी कुंडली में ये बात है। वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में कई बार आरंभ में सेकंड हैंड से काम चलाना पड़ता है, बाद में चल करके नई आ जाती है। वैसे एक बात बता दूं तो इस कुंडली के आधार पे अनुभव बहुत अच्छा है आपके माता जी के पास, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर यह कुंडली संतति का सुख निश्चित रूप से भोगेगी, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इस आधार पे कि कौन से ग्रह कितने प्रतिशत परिणाम देंगे, सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, उसको बल देने की आवश्यकता है। सूर्य नारायण को अर्घ रविवार को कम से कम भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला ऐसे अर्पित करके तांबे के थाली में रख दीजिए और रविवार को नमक मत खाइए। मांसाहार इस कुंडली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, नहीं तो गुरु खराब होंगे। जितना ज्यादा ये कुंडली शुद्ध और श्रेष्ठतम चीजों का दर्शन कराएगी उतनी ही ज्यादा अच्छी बात होगी। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक और कम से कम प्रत्येक दिन गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ रात्रि को सोते समय और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। एक लाजवर्त भी आप अगर चाहें तो वैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, उनको बल देने की आवश्यकता है। अष्टम भाव के राहु दिमाग को स्टक करते हैं, परेशान करते हैं और आसानी से विजयी नहीं बनने देते। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार उसके आत्मबल में इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाती है और कई बार जो साइकिल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे जीवन को ढर्रे पे लेके आने में दिक्कत होती है, बार बार स्वास्थ्य का खराब होना, चीजों को समझने में दिक्कत, बाहर निकलने में दिक्कत होती है। जो चीज दिमाग में फंस जाती है, दिमाग में उलझ जाती है विचारों के रूप में, उससे बाहर निकलने में दिक्कत होती है या परेशान होता है व्यक्ति। आपके पास आपका आत्मबल है, आपके पास आपकी शुद्धता है, आपके पास आपका अपना दर्शन है, आपका अपना दृष्टिकोण है, उसको विकसित करिए, उदार बनिए, प्रवृत्ति अच्छी है आपकी, आप गलत लोगों की संगति में नहीं जा सकते, आपके पास कभी भी किसी भी स्थिति में मेहनत करने का बल हमेशा ही रहेगा, आपका रक्त ठीक है, आपका हृदय क्षेत्र ठीक है, आपकी भुजाएं ठीक हैं, आपकी बुद्धि ठीक है। हाँ, आत्मबल कभी कभी कमजोर हो सकता है सूर्य के साथ राहु के होने के कारण, ये बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे सूर्य राहु और केतु के संपर्क में है, यहाँ पे कभी कभी वो भ्रम में जाएंगे जो कई बार आपके विवाह के दाम्पत्य को कभी कभी कमजोर करने के लिए काफी होगा, पर कुंडली मिला करके विवाह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नक्षत्र के आधार पे भरणी, मृगशिरा, रोहिणी, अनुराधा, विशाखा और ये इतने सारे नक्षत्र, स्वाति भी बहुत अच्छा रहेगा कोई भी काम करने के लिए। दिन मैंने बताया शुक्रवार। इस कुंडली के लिए शनि कारक होते हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, दृष्टि यहां के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से वो आपको देर से देंगे। तो अगर एक बार में परिणाम ना मिले तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप असफल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा 2024 के जून से और उससे भी बहुत अच्छी दशा लिख के दे सकता हूं 2026 के जुलाई से। ये शनि का प्रभाव यहां के लिए सामान्य होगा, यहां के लिए
ठीक नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शनि की दशा आपकी कुंडली में जो गुरु के बाद आएगी वो थोड़ी बहुत परेशानी के साथ बीतेगी। कुछ मामले में वो अच्छे रहेंगे, जैसे पूर्वजों का आशीर्वाद, धार्मिक कृत्य करना, लोगों की मदद करना, सामान्यतया जीवन को बहुत ही श्रेष्ठता से समझना और एकाकीपन में जाना, ये ठीक रहेगा। शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी वो आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शनि की दशा में थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे परेशानी के, हालांकि उसमें आप अपने आप को और अपने जीवन को बहुत ही सूक्ष्मता से नजदीक से जाकर के समझने की कोशिश भी करेंगे। गुरु की दशा में आप स्थापित होंगे और आपके पास ऑटोमेटिक पैसे आते रहेंगे। धन भाव के मामले में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना सब कुछ दे देता है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है और कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, जिससे कुंडली को बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और दार्शनिक दृष्टिकोण के मामले में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। धन भाव के अधिपति का उच्च का होना और ये धनवान योग बनेगा, जिससे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति और मेंटल स्टैब्लिशमेंट में सहायता मिलती है। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ 4 नंबर की राशि में उच्च का होना और वो बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में 18 डिग्री के अवस्थागत वो संपूर्ण परिणाम देने वाले हैं। कुमारावस्था होगी और इस आधार पे वो कम से कम आपको अनुभव लेने वाला और अनुभव प्राप्त करने वाला बनाएंगे और आपके पास आपके गुरुजनों के उत्तर हमेशा ही मिलते रहेंगे। श्रेष्ठ लोगों के साथ आपके संपर्क होंगे। अगर नौकरी नहीं लगे तो यही ये जो ग्रह है वो आपको अपना व्यवसाय करने के लिए आगे बढ़ाएगा। गुरु से संबंधित और मंगल से संबंधित कारोबार करने से पहले आप जरूर ही विचार करिएगा। वैसे मैं समझता हूं कि ये कुंडली पढ़ने पढ़ाने के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी है, इसका स्किल बहुत अच्छा है, डेवलपमेंटल जो एक स्थिति होती है दिमाग की वो बहुत ज्यादा बेहतर है। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नवम में जाना ये व्यक्ति को पूर्व जन्म से संबद्ध बनाने वाला, पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला और कभी भी गलत और गंदी चीजों में नहीं जाने वाला, थोड़े बहुत मानसिक भ्रम में जीने वाला, कंफ्यूजन में रहने वाला, पर बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से उसको हर एक कृत्य में सफलता मिल जाती है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। छठवें भाव के अधिपति होकर के गुरु जन्म कुंडली में इसको देख रहे हैं, धन भाव और धन भाव के अधिपति को देख रहे हैं। धन के कारक और धन के अधिपति का एक साथ बैठना, एक दूसरे को देखना कई प्रकार से धनवान योग बनाएगा, जो व्यक्ति को कई तरीके से आसानी से धन प्राप्त करने में मुश्किलें नहीं होती हैं। वैसे सूर्य इस भाव को देख रहे हैं जो कभी कभी कठोरता देंगे, हालांकि वो अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ी नहीं होगी। मतलब इसका अर्थ है कि आप अगर अपने आत्मबल पे विश्वास करें, उसको कभी कमजोर ना करने दे, तो आपके पास इतना बल है, वो कहीं से इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो ग्रह आपको तत्व के रूप में आपको दे रहा है। इसका अर्थ है कि आपके पास कहीं भी किसी के पास साहस मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास वो चीज है पहले से। और जैसे वो ग्रह दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। ऐसा है। सप्तम भाव ठीक बना है, इस भाव का अधिपति केंद्र में है, हालांकि पापग्रह होकर के केंद्र में है, उस भाव को देख रहा है, तो मंगल शुक्र बुध का प्रभाव यहां पे होगा। तो कई बार जो सामने वाला होता है वो थोड़ा चंचल होता है, मतलब दाम्पत्य। और वैसे एक बात जो मैं कहूंगा, ये भाव खराब नहीं है, 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, इस भाव का अधिपति उच्च का है, गुरु से दृष्ट है, तो दाम्पत्य कभी भी कमजोर तो नहीं ही है। नीच की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से कभी कभी चल अचल संपत्ति में और माता के स्वास्थ्य में और माता के संबंधों में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, पर वो एक सामान्य बात होगी। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र हैं, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। रिसर्च ठीक होगा, पर वो भाव थोड़ा गड़बड़ होगा। और वैसे यहां पे मंगल का बैठना आपको कई बार संतुलन में ले जाने के लिए काफी नहीं है, इस वजह से ही मैंने बजरंग बली की पूजा करने की बात कही है। यहां पे भी शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में कई बार करियर में थोड़ी बहुत कमजोरी भी लाएंगे। वैसे कमजोरी यहां पे दिख रही है, यहां पे नहीं है, इस वजह से आरंभ में वो चीजें ठीक रहेंगी, थोड़ी बहुत गड़बड़ कभी कभी हो सकती है। इसके लिए दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन काफी रहेगा। नवम भाव का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, इसे दाम्पत्य का श्रेष्ठ लाभ कह सकते हैं। और कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, कभी भी बातचीत बंद मत करिएगा। किसी भी बात को अगर आप चाहें तो वैसे अपने ज्ञान के बल पे व्यक्ति सुलझा ही लेता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो होती जाएंगी चीजें, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंडली दे रही है। दशम भाव बहुत अच्छा बना है, क्षेत्र हमेशा ही श्रेष्ठ रहेगा, धन कभी भी गलत और गंदे तरीके से नहीं कमाएंगे। शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि पे विश्वास थोड़ा कम रखिएगा। एकादशवां भाव कमजोर है, आरंभ में चीजें थोड़ी मिलती हैं, कम मिलती हैं, छोटी मिलती हैं, बाद में चल करके वो चीज बिल्कुल ही स्टैब्लिश होती है और ठीक होता है। यहां पे सूर्य बैठे हैं, गड़बड़ होने की कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए। नौकरी वगैरह के योग आपकी कुंडली में हैं, इस वजह से पहले नौकरी की कोशिश भरपूर कर लीजिएगा। एकादशवां भाव ठीक नहीं है, थोड़ा कमजोर है। 12वां ठीक है,
पर आप अगर चाहें तो जन्म स्थान से दूर जा करके आपके समाज के जो बड़े लोग हैं, जो कोचिंग क्लासेस के सबसे जो बड़े लोग होंगे, जो बड़ा होगा उसका चीफ होता है ना बोलते हैं, उससे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता कभी भी नहीं पड़नी चाहिए और उनके संपर्क में रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप सीधे उस व्यक्ति से अपनी बात पहुंचा सकते हैं जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है। आपकी बात आसानी से सुनी जाएगी। अगर वो कभी विलंब हो तो सूर्य के राहु के कारण, और जब कभी भी नौकरी वगैरह में कोई परेशानी आएगी तो आपको निश्चित ही भगवान सूर्य की आराधना लाभान्वित करेगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।